हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। मैं पारुल वर्मा आप सभी का अपनी एनसीईआरटी की उड़ान क्लासेस में स्वागत करती हूं। और आज हम लेके आए हैं सीटेट 2022 और 23 के जो सेकेंड पेपर होता है उसकी साइंस के बारे में। इसमें हम 100% एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। 6 to 8 क्लास की जो बुक्स होती हैं एनसीईआरटी होती है, हम लोग टोटली उसको कवर करेंगे। पहले टॉपिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो चलिए हम एनसीईआरटी आज से स्टार्ट करते हैं। 1 मंथ बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसी हिसाब से हम फटाफट सारे टॉपिक्स एंड क्वेश्चन आंसर क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पदार्थों का पृथक्करण। मतलब कोई भी चीज़ होती है उसको अगर दो चीज़ें एक में मिक्स कर दी जाती हैं तो उनको किस किस तरीके से हम पृथक कर सकते हैं या फिर अलग किया जा सकता है। तो स्टार्टिंग करते हैं, इसका बेसिक पॉइंट क्या होता है। तो इसमें है मिश्रण, तत्व और यौगिक। मिश्रण, तत्व और यौगिक, ये तीन चीज़ें सबसे पहले एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें ये तीन चीज़ें सबसे पहले दी हुई हैं। तो इनको हम समझ लेते हैं कि ये क्या होती हैं और कैसे होती हैं, किनसे मिल के बनी होती हैं। तो सबसे पहले बात करें मिश्रण की, तो मिश्रण वो चीज़ होती है, मिश्रण से आप इसके शब्द से ही समझ रहेंगे, मिश्रण मतलब मिला हुआ। तो मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों से जो चीज़ मिल के एक बनती है वो होता है मिश्रण। अब जैसे हम वायु ले लेते हैं, वायु है तो वो किसी न किसी प्रोडक्ट दो तीन होंगे उससे मिलके ही बनी होगी। तो इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और हो गया जल वाष्प। तो ये सारी चीज़ें मिलके वायु का निर्माण करती हैं। और हम आइसक्रीम ले लेते हैं, मान लीजिए हम घर में आइसक्रीम बनाएंगे तो उसमें क्या क्या मिक्स करेंगे। दूध होना चाहिए, चीनी होना चाहिए, फ्रीज़र में रख देंगे और वो आइसक्रीम बन जाती है। तो ऐसे ही जो मिश्रण होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिल के बना हुआ आता है। ये बात हमें क्लियर हो गई। और तत्व क्या होता है। तत्व वो होता है जो मतलब कोई भी मिश्रण तो होता है, काफ़ी सारे पार्टिकल मिलके एक पदार्थ को बनाते हैं, लेकिन वो 100% प्योर होता है। मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पदार्थ पाया जाता है, वो होता है तत्व। वो एक अणु होता है, उसमें कोई मिक्सचर किसी अन्य चीज़ का नहीं होता है। अब मान लीजिए लोहा का हम एक टुकड़ा लेंगे तो जो टुकड़ा होता है वो काफ़ी सारे छोटे 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 अणुओं से मिलकर बना होगा, लेकिन वो होता 100% लोहा ही है, इसीलिए ये तत्व बोला जाता है। और दूसरा हो गया यौगिक। यौगिक में दो या दो से अधिक जो अणु होते हैं या पदार्थ होते हैं वो मिले हुए होते हैं। अब जैसे हम शरबत का घोल ले लेंगे तो उसमें चीनी होती है, पानी होता है, दो चीज़ें होती हैं, या फिर नमक भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं। तो वो सब चीज़ों का मिश्रण होता है, इसीलिए वो यौगिक कहलाता है। वापस आते हैं हम मिश्रण पे। मिश्रण के टाइप कितने होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण मिश्रण के टाइप होते हैं। तो इनको हम समझते हैं कि ये 2 टाइप्स के क्यों होते हैं, इनको क्यों 2 टाइप्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम समांगी मिश्रण की। समांगी मिश्रण वो होता है कि जैसे हमने कोई घोल तैयार किया है, अब वो घोल हमें पूरा एक तैयार हो गया और उसमें हमें वो चीज़ जो हमने दो चीज़ें मिलाई हैं वो हमें ना दिख रही हूँ, सिर्फ एक जो हमने लिक्विड तैयार किया सिर्फ हमें वही दिखेगा और ना ही उन्हें हम अलग कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे चीनी का घोल होता है, पानी लिया उसमें हमने चीनी डाला, अब हमने उनको मिक्स कर दिया, अब वो एक में मिक्स हो गए मतलब घुल गए। तो अब उसको हम देखेंगे तो वो शरबत के तरीके दिखाई देगा, ना कि चीनी अलग और पानी अलग। इसी वजह से समांगी मिश्रण मतलब जब दो पदार्थों के एक में मिक्स कर दिया जाए और उन्हें अलग अलग ना देखा जा सके, वो होता है समांगी मिश्रण। इसका जस्ट अपोजिट होता है विषमांगी मिश्रण। लोहा बालू आप ले लीजिए, पानी ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, बालू ले लीजिए, या फिर पानी ना भी लीजिए, ऐसे लोहा बालू को मिक्स करिए, फिर भी उसमें आपको बालू के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग दिखेंगे और लोहे के पार्टिकल अलग दिखेंगे। और इसको हम अलग भी कर सकते हैं पृथक्करण की विधि के द्वारा, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके द्वारा हम इसको अलग भी कर सकते हैं। आगे आइए देखते हैं आगे क्या है। अगला है कि पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है। मतलब कोई भी चीज़ होती है उसको हमें अलग डिवाइड करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मान लीजिए चावल हो गया या फिर दाल हो गई या फिर हम लोग चाय पीते हैं वो हो गई। तो इसमें जो पृथक्करण की विधि है वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है ताकि उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम निकाल सकें। चावल से हम लोग कंकड़ अलग करते हैं
और दाल से कंकड़ वगैरह धूल मिट्टी अलग करते हैं। चाय से चाय पत्ती को छान देते हैं, जो उसकी अशुद्धियाँ होती हैं वो नहीं ले सकते। इसलिए आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उसकी अशुद्धियों को हम लोग दूर कर सकते हैं। अगला हो गया पृथक्करण की सामान्य विधियाँ। अब हम जानते हैं कि जो चीज़ें हम पृथक करते हैं उनकी कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनको पृथक करने के लिए। सबसे पहले होता है ठोस पदार्थों का ठोस से पृथक्करण। मतलब जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको ठोस तरीके से ही पृथक करना। फटकारना या फिर ओसाना। जब कभी भी आपने देखा होगा गेहूँ वगैरह होते हैं, जो हम लोग गेहूँ की कटाई होती है तो उसमें उसको थ्रेसिंग करने के बाद, मतलब गेहूँ को थ्रेसर से निकालने के बाद उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी आ जाती है। तो उस धूल मिट्टी को निकालने के लिए यहाँ पे फटकारना या फिर ओसाना, ये जो होता है पृथक्करण की विधि, ये अपनाई जा सकती है ताकि जो मिट्टी होती है और गेहूँ होता है उसको अलग अलग किया जा सके। जैसे यहाँ पे आप गेहूँ चावल ले लीजिए। गेहूँ या चावल जब गंदे होते हैं तो उसको या फिर हम ओसा के या फिर उसको फटकार के उसकी धूल मिट्टी को अलग करते हैं। अगला हो गया थ्रेसिंग। थ्रेसिंग होता है किसी पेड़ पौधे से उसके जो अनाज होता है, उसके पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम अलग कर सकें। धान होता है, इसमें धान का मौसम चल रहा है, कटाई चल रही है, तो धान जो काटने के बाद उसको अलग करते हैं पीट के, वो होती है थ्रेसिंग। धान जो होते हैं उसके जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो पौधे से अलग हो जाते हैं। यही जो विधि होती है वो थ्रेसिंग कहलाती है। दूसरा होगा बीनना। आपने अधिकतर घरों में देखा होगा कि जैसे मम्मी लोग खाना पकाने के लिए दाल या चावल निकालते हैं तो उसके पहले उसको एक बड़ी सी थाली में लेके उसको बीनती हैं ताकि उसके कंकड़ और पत्थर उससे निकाले जा सकें। तो ये जो प्रोसेस हो गया ये हो गया बीनना। और अगला हो गया चालना। चालने का क्या प्रोसेस होता है, आपने कभी घर को बनते हुए देखा होगा। घर जब बनता है तो उसमें मोरंग जो होती है वो लाई जाती है, उसके बाद बड़ा सा चलना लेके उससे चाला जाता है ताकि जो उसके बहुत बड़े बड़े पार्ट जो होते हैं वो अलग किए जा सके। या फिर आप चाय को ही ले लीजिए, हम लोग सुबह सुबह डेली चाय पीते हैं तो चाय की पत्ती को हम छानते हैं ताकि चाय में अशुद्धियाँ ना जाएं और वो हमें वैसे तो नुकसान चाय पहुंचाती है, बाकी और अधिक ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। अगला हो गया ऊर्ध्वपतन। द्रव से वाष्प। कोई भी चीज़ होती है, जैसे नेपेथिलीन की आप गोलियां ले लीजिए। हम जब सर्दियों के जो कपड़े होते हैं वो रखते हैं, उसको कीटाणुओं से बचाने के लिए उसमें हम नेपेथिलीन की गोलियां डालते हैं। और वो जो हम अगले ठंडी में जब उसको निकालते हैं तो वो गोलियां बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं। तो ये होता है वाष्प। मतलब कोई चीज़ द्रव में होती है, मतलब ठोस होती है और उसके बाद वो वाष्पित हो जाती है, ये होता है ऊर्ध्वपतन। अगला पॉइंट आ गया हमारा अघुलनशील पदार्थों का द्रव से पृथक होना। मतलब जो द्रव अघुलनशील, जो घुलनशील नहीं होते हैं, उनको द्रव से अलग कैसे किया जा सकता है, आइए देखते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया तलछट्टीकरण एवं निथारना। पानी या बालू। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बालू ले लीजिए और पानी ले लीजिए। आप पानी में बालू को मिक्स करिए, उसके बाद थोड़ी देर उसको रख दीजिए। बालू पूरी की पूरी नीचे बैठ जानी है ग्लास में, ऊपर पानी पानी रह जाएगा। अब पानी को आप बाहर निकाल दीजिए, उसमें सिर्फ बालू रह जाएगी। ये जो प्रोसेस होता है इसको निथारना बोलते हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में। अगला पॉइंट है छानना। छानना वही चाय की पत्ती का एग्जाम्पल आ गया कि अशुद्धियों को निकालने के लिए जैसे हम चाय को छानते हैं वो हो गया छानना। अगला पॉइंट है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण का मतलब होता है कोई द्रव पदार्थ है, उसको उस द्रव पदार्थ से हम डायरेक्ट उससे किसी वस्तु या फिर पार्टिकल्स को हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है दूध और मक्खन का। दूध हम लोग गर्म करते हैं, 1-2 दिन के लिए रखते हैं, उसके बाद हम लोग मथनी से उसको कस के मथते हैं, मतलब उसमें खूब प्रेशर के साथ उसमें मथा जाता है और उसी दूध से उसमें मक्खन निकल आता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये अपकेंद्रण कहलाता है। अगला पॉइंट होता है वाष्पन। वाष्पन नमक और पानी। नमक और पानी का मतलब ये होता है, आप एक बर्तन में नमक ले लीजिए, उसके बाद उसमें पानी ले लीजिए और उसको वाष्पित करिए। उसको तब तक वाष्पित करते रहिए जब तक उसका सारा का सारा पानी जो होता है वो वाष्पित ना हो जाए। और उसके बाद 1-2 घंटे के लिए आप उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसमें आप देखेंगे फिर से नमक बन के तैयार हो जाना है। तो ये जो चीज़ होती है ये होती है वाष्पन।
अगला हो गया आसवन। आसवन का मतलब होता है कोई चीज़ जो होती है वो हम द्रव रूप में रखते हैं और उसके बाद उसको वाष्पित करते हैं, फिर उसको अगर नॉर्मल करना होता है तो फिर वो द्रव के रूप में आ जाती है। तो ये चीज़ होता है द्रव और वाष्पन। द्रव लिया हमने, उसको वाष्पित किया, वो वाष्प में बदल गया, और उसके बाद फिर उसको ठंडा किया, फिर वो द्रव में बदल गया। द्रव से वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन क्रिया कहलाती है, और वाष्प से द्रव में बदलने की क्रिया संघनन की क्रिया कहलाती है। अगला होता है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण मतलब फिटकरी। फिटकरी को हम अगर बर्तन में लें, पानी डालें, घोलें और उसको वाष्पित करें, उसको फिर से हम फिटकरी के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो वाष्पित करने के बाद फिर से हम फिटकरी को पदार्थ के रूप में प्राप्त करें तो वो होता है क्रिस्टलीकरण। अगला हो गया दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करना। मतलब जो दो चीज़ें होती हैं आपस में अमिश्रण मतलब मिश्रण नहीं बना सकती हैं, उनको कैसे हम अलग कर सकते हैं। इतनी जल्दी तो अलग होना नहीं है, उनको अलग करने के लिए टाइम लगता है, भले ही अमिश्रणीय हो तो उनका प्रोसेस कैसे होता है। ये होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। अब जैसे बालू और लोहे का मिश्रण, आप बालू ले लीजिए, उसमें लोहे के पार्टिकल छोटे छोटे डाल दीजिए, और उसके बाद आप एक चुंबक ले लीजिए। चुंबक को उसी बालू और लोहे के मिश्रण में आप घुमाएंगे तो बालू तो नहीं लेकिन जितने भी लोहे के पार्टिकल्स होंगे सब चुंबक में चिपक जाएंगे, और इस तरीके से वो बालू से अलग हो जाते हैं। ये होती है चुंबकीय पृथक्करण की विधि। आगे होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब ये होता है, या फिर हम आसमान में देखें या फिर किसी और मतलब कलर को देखते हैं, तो वो जो कलर होता है वो काफ़ी सारे कलर से मिल के बना होता है, और हमें दिखाई सिर्फ वही देता है जो हम मतलब जो उसको दिखाया जाता है कलर को। तो जैसे आसमान होता है वो हमें नीला दिखाई देता है, बल्कि उसमें बहुत सारे कलर होते हैं। तो इस तरीके वो जो बहुत सारे कलर मिलकर एक कलर को बनाते हैं, तो उन्हीं कलर्स को अलग अलग डिवाइड करने की जो प्रक्रिया होती है वही होती है क्रोमेटोग्राफी। तो आज ये हमारा एक टॉपिक था एनसीईआरटी का जो हमने क्लियर किया, और ऐसे ही हम एनसीईआरटी को आगे टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करेंगे। और उसके बाद अब कल हम लोग इसके क्वेश्चन इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे हम सब क्लियर करेंगे। ऐसे ही हम लोग टॉपिक्स एंड क्वेश्चन आंसर क्लियर करेंगे। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझने के लिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें खूब सारा, एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।